Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Hassan Shabir, computer science lecturer in University of South Asia, and I am teaching you object-oriented programming. And this is our basically interactive session for the video lectures that I have provided you during this week. And in fact, I want you to discuss with me, especially the topics that you have difficulty in grasping. So let's recap so that the context can be established. In our last lecture, we were discussing about a copy constructor, destructors. We have seen accessor functions, and we ended up our last lecture with the concept of these pointers. And basically, these pointers are special type of pointer that basically pointer is a special type of variable that hold a memory address. But this pointer is also a pointer, but this pointer is holding the address of current object. Okay, let's suppose I define a class named student and I make an object of class student with s1, and the s1 has the class student has data member name, and उसका member function एक है जिसका नाम है get name का member function. और if I call get name s1 dot get name, तो जब मैं इस तरह से उस member function को कॉल करूंगा तो एक पॉइंटर इम्प्लिसिटली सेंड हो जाता है इस फंक्शन के साथ, जिसको हम कहते हैं ये हमारा दिस पॉइंटर है, जो होल्ड करता है करंट ऑब्जेक्ट को ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास. और इसमें दिस पॉइंटर के साथ हम ये भी देखें आप कि अगर तो ये होल्ड करता है किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, तो क्या ऐसा भी किया जा सकता है कि दिस पॉइंटर को हम रिटर्न कर सकें? ये भी तो होना चाहिए. जब एक एज पैरामीटर दिस पॉइंटर इम्प्लिसिटली किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ पास हो जाता है, जब आप दिस पॉइंटर से मतलब कॉल करते हो किसी भी फंक्शन को, s1 डॉट गेट नेम करते हो, देयर इज अ पॉइंटर दैट इज पास्ड ऑटोमेटिकली विच इज दिस पॉइंटर. क्या ऐसा हो सकता है कि वो एक पॉइंटर रिटर्न किया जाए किसी को, हम किसी ऑब्जेक्ट को का पॉइंटर रिटर्न करना चाहते हैं, तो ये भी पॉसिबल है. अगर हम आर्गुमेंट में इम्प्लिसिटली कर सकते हैं तो हम एक्सप्लिसिटली दिस पॉइंटर को रिटर्न भी कर सकते हैं. तो ये बेसिकली क्या होता है, देयर आर सिचुएशंस वेयर डिजाइनर वांट टू रिटर्न रेफरेंस टू द करंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फंक्शन. किसी एक फंक्शन से डिजाइनर चाहता है कि मैं उसका रेफरेंस रिटर्न कर दूं, कि मेरा जो रेफरेंस है जिस फंक्शन में ये कॉल हो रहा है, जिस ऑब्जेक्ट ने ये फंक्शन को कॉल किया है, उस फंक्शन ने अपनी इम्प्लीमेंटेशन की और वो रिटर्न कर दे वही ऑब्जेक्ट, उसका रेफरेंस रिटर्न कर दे. तो ये दिस पॉइंटर से होता है. और इसमें आप इम्प्लीमेंटेशन देखो, एक एग्जांपल में स्टूडेंट है रिटर्न टाइप, क्योंकि रिटर्न दिस किया गया. अगर आप यहाँ पे देख रहे हो इस तरफ, ये रिटर्न दिस हुआ. जब ये रिटर्न दिस है तो इस दिस का मतलब क्या है? दिस पॉइंटर इज होल्डिंग द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज कॉलिंग दैट फंक्शन सेट नेम सेट रोल नंबर. जो सेट रोल नंबर, अगर मैं इसको आपको डेव में ओपन करके समझा सकूं, ये देखें. अगर ये मेरी एक क्लास स्टूडेंट है और जिसमें मेरा एक फंक्शन है जिसमें मैं कहता हूँ इंट आईडी, और उसका पब्लिक में मैं एक फंक्शन बना देता हूँ इंट गेट आईडी का फंक्शन है, और जो रिटर्न कर रहा है आईडी को. ठीक है, ये मेरा फंक्शन है. और अब जब मैं ये गेट आईडी करता हूँ, गेट आईडी जो मेरा रिटर्न कर रहा है आईडी, बेसिकली इसके साथ साथ एक दिस पॉइंटर भी सेंड हो जाता है. और एक मैं सेट आईडी का फंक्शन कर लेता हूँ. अगर कंस्ट्रक्टर ही बना लूँ, स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं एक हम कंस्ट्रक्टर, जो क्या करेगा, जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं हम. एक स्टूडेंट का पैरामीटराइज इंट इनपुट, कोई भी यूजर इनपुट दे अगर उसे, तो हम क्या करते हैं, आईडी को इक्वल कर रहे हैं आईडी इक्वल्स टू इनपुट. ठीक है, ये हमारी अभी तक इम्प्लीमेंटेशन है. एक फंक्शन बनाता हूँ
मैं स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया एस टी यू, स्टूडेंट का S1 एक ऑब्जेक्ट है, और अब S1 डॉट गेट आईडी करते हैं। अगर हम S1 डॉट गेट आईडी ये फंक्शन कॉल किया मैंने, जब मैंने ये फंक्शन को कॉल किया तो एक पॉइंटर ऑटोमेटिकली इसके साथ आर्गुमेंट में पास हो गया। कौन सा पॉइंटर है? उस पॉइंटर का नाम क्या है हमारा? दिस पॉइंटर। दिस पॉइंटर जो है ये ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। ये दिस पॉइंटर होल्ड क्या करता है? ये बेसिकली होल्ड करता है मेमोरी एड्रेस। किसका? S1 का। S1 का मेमोरी एड्रेस दिस पॉइंटर में पड़ा होता है। और अगर ये पॉसिबल है तो दिस पॉइंटर ने किसी एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर किया हुआ है और ऑब्जेक्ट की टाइप है स्टूडेंट, ठीक है। और क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं रिटर्न करवाऊं? अगर तो दिस को मैं रिटर्न भी तो करवा सकता हूं। मैं ये सिनेरियो चाहता हूं कि मेरी रिटर्न टाइप क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। अगर हम इंटीजर को रिटर्न कर सकते हैं जो कि प्री डिफाइंड डाटा टाइप है, हम यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को भी तो रिटर्न कर सकते हैं। तो मेरा सिनेरियो ये है कि मेरी रिटर्न टाइप हो अगर स्टूडेंट, मैं ये बनाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट की रिटर्न टाइप। तो स्टूडेंट की अगर रिटर्न टाइप है तो मैं किस तरह से बनाऊंगा? और मेरा फंक्शन है, लेट सपोज मैं कहता हूँ तो ये सेट आईडी, चलो सेट आईडी का फंक्शन है। ये मेरा एक सेट आईडी का मैंने फंक्शन बना दिया जो पैरामीटर लेगा, कोई भी इंटीजर में इनपुट ले लेता है दोबारा से और उसको सेट कर देता है। आईडी को उसने इक्वल किया इनपुट के। अब मेरी अगर तो ये इंटीजर होती तो मैं रिटर्न आईडी करता, तो वो आईडी को रिटर्न कर देता, आईडी में जो वैल्यू थी। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि मैं रिटर्न टाइप अपनी स्टूडेंट की रिटर्न करवाना चाह रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि मेरी स्टूडेंट में जो भी ऑब्जेक्ट है जिसपे ये ऑब्जेक्ट में इनपुट परफॉर्म हो रही है, लाइक जिस पे ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी रेफरेंस रिटर्न करना चाहता हूं। तो अगर मैं ये कर दूं रिटर्न, क्योंकि इसके साथ इनपुट के साथ एक ऑटोमेटिकली दिस पॉइंटर भी तो सेंड हुआ बच्चों, इसके साथ एक दिस पॉइंटर भी तो है। अगर मैं ये चाहूं कि मैं रिटर्न RETURN रिटर्न एस्टेरिक दिस ये कर दूं, क्या ये गलत है? बताओ मुझे। नो सर, क्योंकि इसके साथ ये दिस पॉइंटर आ गया ना। ये देखें, और मेरा फंक्शन सक्सेसफुली कंपाइल हो गया क्योंकि मैंने रिटर्न दिस किया। दिस ने क्या करना है? दिस एक पॉइंटर है, दिस एक पॉइंटर है, ठीक है ना, जिसने होल्ड किया हुआ मेमोरी एड्रेस। और अगर मैंने ये दिस रिटर्न कर दिया, इसका मतलब ये है, अगर मैं ये कर रहा हूं बच्चों, आप मुझे ये बताओ, अगर मैंने ये गेट आईडी की जगह S1 डॉट सेट आईडी किया, मुझे ये बताओ आप, मैंने ये सेट आईडी का फंक्शन कॉल किया। तो सर ये सेटर फंक्शन है। हाँ सेटर है, मैं ये कह रहा हूँ सेटर है, लेकिन इसकी रिटर्न टाइप मैंने क्या रख दिया? आप ये देखो, रिटर्न टाइप मैंने क्या की सेटर की? स्टूडेंट। सर स्टूडेंट रखी है ना आपने इसकी रिटर्न टाइम। ठीक है ना, जब रिटर्न टाइप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट कोई रिटर्न कर रही है, मतलब हमें रिटर्न टाइप में स्टूडेंट का कोई चीज चाहिए। अब स्टूडेंट, स्टूडेंट एक क्लास है, हम क्लास तो ऐसा यूज नहीं कर सकते ना। हमने हमेशा अब तक क्या यूज किया? हमने क्लास के ऑब्जेक्ट्स को यूज किया। कभी भी आपने स्टूडेंट को डायरेक्टली यूज नहीं किया, आपने उसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसके जरिए एक्सेस किया। तो इसका मतलब यह है कि जो रिटर्न टाइप स्टूडेंट है, इसका मतलब वो कोई ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। हमने जो रिटर्न दिस किया, दिस जो है ये क्या होल्ड करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के एड्रेस को। और अगर मैं ये कहूं कि ये क्लास स्टूडेंट ऐसा खुद कुछ नहीं है, ये तो एक डाटा टाइप है ना, बट S1 उसका वो वेरिएबल है। और अगर मैं ये कहूं कि जो S जैसे आप करते हो रिटर्न, अगर आपको मैं ये कहूं आप कोई रिटर्न इंट करते हो, तो आप रिटर्न में क्या करते हो? आप इंट को रिटर्न कर रहे होते हो? नहीं ना, आप वो रिटर्न करते हो जिसने होल्ड किया होता है, वो वेरिएबल जिसमें आपकी वो इंटीजर पड़ी होती है, लाइक इस तरह से इसको रिटर्न करते हो। और अगर मैं ये कहूं इसकी रिटर्न टाइप स्टूडेंट है, तो आप क्या स्टूडेंट रिटर्न करोगे? नहीं, आप वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करोगे जो, जैसे ये वेरिएबल बना था ना इंटीजर से ए, ऐसे अगर स्टूडेंट ने जो वेरिएबल बनाया आप वो रिटर्न करोगे। इसी तरह से अगर मैं ये कहूं कि स्टूडेंट का, आपको पता नहीं अब कौन से ऑब्जेक्ट ने स्टूडेंट को कॉल किया है,
लेकिन आपको ये पता है जो भी ऑब्जेक्ट स्टूडेंट को कॉल करेगा उसका रेफरेंस हमारे पास दिस पॉइंटर में होगा। तो अगर आप स्टैटिक दिस कर दोगे, अब मुझे ये नहीं पता, मेरे कंपाइलर को भी नहीं पता कि स्टूडेंट को कौन से ऑब्जेक्ट S10 या S100 या S मिलियन ने यूज करना है, स्टूडेंट को नहीं पता। लेकिन ये पता है कि जो भी उसको करंट यूज कर रहा होगा उसने अपना एड्रेस दिस पॉइंटर में दिया होगा। तो जब मुझे ये पता है कि जिसने भी यूज होना उसने अपना एड्रेस अपना दिस पॉइंटर में दिया होगा, तो मैं अगर रिटर्न दिस करूंगा तो इसका मतलब क्या है कि ये वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसने करंटली कॉल किया, और उसकी रिटर्न टाइप क्या है, स्टूडेंट, क्योंकि वो क्लास स्टूडेंट से बिलोंग करता है। इंटीजर में आप जब इंट करते हो आप रिटर्न इंट नहीं करते, आप रिटर्न वो वैल्यू करते हो जो वेरिएबल में होती है। हम इस क्लास के सिनेरियो में क्या करेंगे, हम स्टूडेंट को रिटर्न नहीं करेंगे, हम वो चीज रिटर्न करेंगे, वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे जो होल्ड कर रहा होता है स्टूडेंट को, जिसने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, बेसिकली अगर मैं सीधे लफ्जों में कहूं तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे हम। तो रिटर्न दिस से क्या हुआ, ये वो पॉइंटर है जिसने एड्रेस को होल्ड किया हुआ है। हमें नहीं पता कि वो S मिलियन ऑब्जेक्ट का नाम होगा, लेकिन हमें ये पता है कोई भी नाम होगा उसका कोई एड्रेस होगा, वो एड्रेस रिटर्न कर दो। ये होता है रिटर्न टाइप। और अगर अब देखो, जब हमने स्टूडेंट्स के जरिए हमने ये कहा कि अगर हम एज पैरामीटर इम्प्लिसिटली इनपुट के साथ हमारा एक दिस पॉइंटर पैरामीटर चला जाता है, जिसने होल्ड किया होता है वो रेफरेंस। और अगर मैं ये कहूं कि दिस पॉइंटर जब रेफरेंस पे गया तो मेरी क्लास ने या उसके मेंबर फंक्शन ने कोई कंप्यूटेशन की, और वो जो कंप्यूटेशन उस मेंबर फंक्शन ने की है, उस कंप्यूटेशन के बाद कोई रिजल्ट जो है वो उसने रिटर्न करना है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ वो रिजल्ट पूरे का पूरा एक ऑब्जेक्ट मेरा रिटर्न हो। ठीक है, लेट सपोज अगर ये मेरे पास एक S1, अगर मैं ऐसे कहूँ, देखो एक S1 है, एक ऑब्जेक्ट S2 है। अब S1 ने तीन चार चीजें होल्ड की हुई हैं, इंटीजर आईडी, उसका आईडी है, उसका नेम है, उसकी एज है। अब ये तीन चीजें हैं। अब मेरे फंक्शन ने कोई ऐसी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की कि उसने नेम को भी चेंज कर दिया, आईडी को भी चेंज कर दिया, एज को भी चेंज कर दिया, फंक्शन ने किया। अब क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मैं एक ही टाइम पे आईडी भी रिटर्न करूं, नेम भी रिटर्न करूं, एज भी रिटर्न करूं? है ऐसा? इतने रिटर्न तो आप कर ही नहीं सकते। आप रिटर्न आईडी कॉमा एज कॉमा नेम करोगे तो वो एरर दे देगा। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि हमें ये पता है कि S1 एक्चुअली S1 का एड्रेस किस में स्टोर है, S1 का एड्रेस इस पॉइंटर में स्टोर है कि नहीं, मुझे ये बताओ। इसमें स्टोर है, यस सर। इतना तो पता है। यस जब सर, दिस मुझे ये पॉइंटर में। पता है, हाँ, जब मुझे ये पता है कि मेरा दिस पॉइंटर में उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर है, और अगर क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा कि अब मैं मल्टीपल रिटर्न टाइप यूज नहीं कर सकता, बट मैं S1 को रिटर्न कर सकता हूं कि जितनी भी कैलकुलेशन हुई है आप S1 ले लो मेरे से, बाद में जो मर्जी करो, लेकिन मैं आपको वो पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता हूं, मैं आपको S1 रिटर्न कर देता हूं। तो आप क्या करोगे, आपको पता है मेरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मेरे पास है, आप रिटर्न RET रिटर्न S1 तो नहीं होगा ना। अब आपको पता नहीं कि किस ऑब्जेक्ट ने, मैंने तो S1 कह दिया हुआ है। अब कंपाइलर को इस टाइम पे नहीं पता, जब आप डेफिनेशन कर रहे हो इस टाइम पे हमें पता है कि यार किस ऑब्जेक्ट ने कॉल करनी है, अभी तक तो पता ही नहीं। क्या मैंने S1 है, आप अभी उसका नाम कुछ और सोच के बैठे हुए हो, आपने कहा कि इसका नाम मैंने P1 रखना है, हमें नहीं पता। बट ये पता है कि जो भी नाम रखोगे, S चाहे P चाहे Y या W, उसने अपना एड्रेस रखना है दिस पॉइंटर में। तो जब वो कॉल होगा, यहाँ पे इनपुट पे आएगा वो जो आपने नाम रखा हुआ, उसका एड्रेस तो दिस पॉइंटर में है, तो हम वो एड्रेस रिटर्न करवा देते हैं। जब एड्रेस रिटर्न हुआ, उसकी टाइप क्या है, जैसे अगर आप इंट ए रिटर्न करते हो, उसमें अगर 10 रिटर्न कर रहे हो, अगर यहाँ पे मैं इंटीजर रखा हुआ है, तो आप रिटर्न क्या करते हो, आप रिटर्न 0 या 1 करते हो। इंट मेन करते हो तो रिटर्न 0 करते हो ना, वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न होती है कि आप कहते हो ये 0 है तो इंटीजर पीछे देंगे। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरी क्लास रिटर्न टाइप स्टूडेंट है, तो आप रिटर्न क्या करोगे, कोई उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करोगे। अब आपको तो नहीं पता कि इस ऑब्जेक्ट ने S1 ने S2 ने Sn ने कॉल किया हुआ है, लेकिन ये पता है जिसने भी कॉल किया उसका पैरामीटर दिस पॉइंटर के थ्रू मुझे पास हो गया हुआ है। यहाँ पे दिस पॉइंटर में उसका एड्रेस पड़ा हुआ है। तो आपको पता है कि इसने जब इनपुट पे कोई कैलकुलेशन की, नेम चेंज आईडी चेंज किया, तो आप रिटर्न कर दो जो भी पॉइंटर है वो पूरा का पूरा पॉइंटर ले लो मेरे से। क्लियर हुआ? ये दिस पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है। अब एज फंक्शन सेट आईडी का एक फंक्शन है जो रिटर्न क्या कर रहा है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, और दिस पॉइंटर से पता लगेगा कि ये उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है।
ओके, सो ये देखिए आप, रिटर्न टाइप, क्लास का नेम, कॉलन कॉलन, सेट रोल नंबर, ये वो फंक्शन है जिसने कॉल किया। इंट ए रोल नंबर, कोई हमारा रोल नंबर है, इसी तरह से रिटर्न दिस किया। तो जो भी पॉइंटर अभी कॉल कर रहा है, लेट सपोज यहाँ पे स्टूडेंट डॉट ए स्टूडेंट आ गया। जब ए स्टूडेंट डॉट सेट नेम अहमद किया हमने बच्चों, ये देखो, अभी इसको छोड़ दो, ये देखो, ए स्टूडेंट डॉट सेट नेम। अब सेट नेम को आपने जब अहमद लिख दिया तो पीछे देखो यहाँ पे नेम में क्या आ गया हमारे पास, इधर अहमद लिखा आ गया, ठीक है, अहमद आ गया। ओके, बाद में जो भी कैलकुलेशन हुई हमें उससे कंसर्न नहीं, बट हमने वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया जिसमें अहमद भी पड़ा हुआ है। ओके, और ऐसा किया जा सकता है, जब आप ये देखो, जो रिटर्न में अहमद हमारे पास, ये इसने क्या किया है, सेट रोल नंबर सेट नेम ने रिटर्न किया है एक ऑब्जेक्ट, सेट रोल नंबर ने रिटर्न किया है ऑब्जेक्ट। बेसिकली इसकी रिटर्न में हमारे पास क्या आया हुआ है, दिस पॉइंटर, इधर एड्रेस पड़ा हुआ है। और अगर मैं आपको ये दिखाऊं, अगर हम ये इस तरह से करें, रिटर्न दिस, ये स्टूडेंट है ना, और अगर हम करते हैं स्टूडेंट आईडी 1, इसको कंपाइल करते हैं, सॉरी, ये देखें, जब मैंने इसको कंपाइल किया और S1 स्टूडेंट S1, ये देखो, जैसे मैंने इसको कंपाइल किया, अब मेरे पास S1 में क्या रिटर्न टाइप पड़ी हुई है, मुझे बताओ, इसमें क्या होगा। बेसिकली इसमें एक सर पॉइंटर है, इसमें एड्रेस एक है, पॉइंटर है और वो हमने जो किया था। इसमें दिस का एड्रेस है ना। अगर मैं इसको सी आउट करते हैं, पहले शायद सी आउट ऐसे नहीं होगा, इसको पॉइंटर में स्टोर करना पड़ेगा, मैं वैसे देख लेते हैं, अगर तो ये हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि इसमें एड्रेस ऑफ पॉइंटर है, तो हम इसे करें इंट, या हम करते हैं एम्परसैंड, इसको करते हैं S1, क्योंकि इसके पास इसमें S1 में बेसिकली एड्रेस पड़ा हुआ है, एड्रेस ऑफ दिस पॉइंटर, जिस ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया इसका एड्रेस S1 का, ठीक है। और इंट, अगर मैं करूँ स्टोर ptr इक्वल टू S1 करके देखते हैं, अगर ये चल जाए तो, कैन नॉट इन इट, हाँ इसकी इंटीजर टाइप रिटर्न नहीं है, तो ये है stu स्टूडेंट। एस कैपिटल, ये देखें आप, मैं आपको बताता हूँ कोई चीजें, दो तीन चीजें बताता हूँ, इसको आप समझना, अभी आपको समझ आ जाएगी एक चीज की। बच्चों इधर देखो, S1 डॉट सेट आईडी किया, इसने रिटर्न किया, अगर तो हमें पता है इसने मेमोरी एड्रेस रिटर्न किया है, इतना पता है ना आपको, इसने कोई एड्रेस रिटर्न किया है, क्योंकि इसके रिटर्न में क्या है हमारे पास, सर दिस पॉइंट। ओके, हमें इतना पता है कि एक पॉइंटर है। मैंने अगर इंट पीटीआर किया था, मतलब इंट स्टार पीटीआर पहले किया ना, हमें ये पता है कि वो पॉइंटर है, लेकिन उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है। आप बताओ, हमारा ये जो है, ये जो पॉइंटर है, इसकी रिटर्न टाइप क्या है, सर इसकी रिटर्न टाइप स्टूडेंट है। स्टूडेंट है, तो मैं पॉइंटर किसका बनाऊंगा, सर स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट का पॉइंटर बेसिकली स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा ना। तो अगर मैं ये करूं, स्टूडेंट का अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, क्योंकि वो पॉइंटर ऑब्जेक्ट स्टोर करता है, दिस पॉइंटर कौन स्टोर करता है, ऑब्जेक्ट, ऐसा ही है ना, यस ऑब्जेक्ट इन सर। दिस पॉइंटर। तो क्योंकि रिटर्न अगर दिस है, तो इसका मतलब, अगर तो यहाँ पे रिटर्न पी होता ना, स्टार पी, कोई वेरिएबल पी होता, तो हमें समझ आती है, हम उसे किसी और वेरिएबल में करते हैं स्टोर। बट यहाँ पे रिटर्न टाइप में हमारा दिस, दिस किससे बिलोंग करता है, मुझे ये बताओ। सर जो दिस है वो स्टूडेंट से बिलोंग करता है। स्टूडेंट की ऑब्जेक्ट से, यस दिस सर, ने, S1 से बिलोंग करता है। ठीक है ना। तो अगर मुझे ये पता है कि दिस बिलोंग करता है स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट से, तो मुझे टाइप क्या रखनी पड़ेगी पीछे दिस के लिए, स्टूडेंट। स्टूडेंट। जब स्टूडेंट देखो ना, जब हम करते हैं इंट स्टार पीटीआर, इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई इंटीजर टाइप का पॉइंटर है। और अगर हमें पता है दिस जो है वो किस टाइप का पॉइंटर है, उसकी टाइप स्टूडेंट, उसकी ऑब्जेक्ट होती है, जिस वो, मतलब अगर मैं S1 कह रहा हूं, तो S1 के साथ इसका एक अपना दिस पॉइंटर है, इसके साथ दिस पॉइंटर होता है।
एक दिस पॉइंटर चला जाएगा जिसने इसका एड्रेस होल्ड किया, ये दिस पॉइंटर है जिसने S1 का ऑब्जेक्ट एड्रेस रखा हुआ है। तो जब ये रिटर्न मैंने किया, यहाँ पे दिस रिटर्न हो रहा है बच्चों, ये देखो दिस रिटर्न है ना, तो दिस की रिटर्न टाइप स्टूडेंट है। तो जब स्टूडेंट की रिटर्न टाइप आ गई, आप कभी इंट के आगे कुछ लिखते हो? इंट 10 लिखते हो? ऐसे कोई इंट 10 लिख देते हो? नो सर, वेरिएबल भी उसका साथ लिखते हैं। वेरिएबल बनाते हो। अब मुझे ये पता है कि इसकी रिटर्न टाइप है स्टूडेंट, तो मैंने स्टूडेंट रिटर्न टाइप तो लिख दी, बट मुझे इसका वेरिएबल बनाना पड़ेगा। डायरेक्ट तो मैं कभी इंटीजर में वैल्यू स्टोर नहीं करता, तो मैं यहाँ पे S2 लिख देता हूँ, S2। तो अब उसने क्या किया, S2 को उसने इक्वल कर दिया कंपाइलर ने किसके, जो मेरा ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया। अब देखो, अब एरर नहीं आएगा, अब कंपाइल हो जाएगा। और अगर मैं ये करूं, देखो सी आउट हम करते हैं, सी आउट, अब दोनों चीजें देखते हैं। S2, सॉरी, एम्परसैंड S2 करते हैं, S2 का एड्रेस देखते हैं हम। क्या एड्रेस है S2 का? 0x6FFE00, ये मेरा S2 का एड्रेस है, ठीक है। और ये मेरा S2 का एड्रेस है, और अगर मैं S1 का एड्रेस देखें हम, वो क्या है? इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं। S1 एड्रेस देखते हैं हमारे पास, वो भी समझाता हूँ, एंड एल। ये एक S1 का ये एड्रेस है जो S1 की ऑब्जेक्ट है, ये S2 की ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। ये दो ऑब्जेक्ट के एड्रेस है, लेकिन अब इनमें हम वैल्यूज देखते हैं, इन दोनों एड्रेस में वैल्यूज क्या आ गई हैं। गेट का है, गेट आईडी रिटर्न आईडी कर रहा है, ठीक है। अब मैं करते हैं, हमारे पास S1 में देखते हैं वैल्यू क्या पड़ी हुई है। एक्चुअल में तो S1 डॉट गेट आईडी कॉल करें अगर हम, सी आउट, तो इसमें आप देखो वैल्यू क्या पड़ी हुई है। इसमें वैल्यू है हमारी 1, 1 आ गया। वन। और इसी तरह से S2 में वैल्यू क्या होगी, अब वही वैल्यू आ गई है जो 1 की है। S2 डॉट गेट आईडी करें तो देखते हैं हमारे पास अब वैल्यू क्या है। ये देखो, दोनों में 1 पड़ी हुई है। ये 11 इसलिए हुई है कि ये S2 का इसको एंड लिख लेता हूं, ये लो। क्या हुआ यहाँ पे, सबसे पहले आपने ये चीज याद रखनी है, जो चीज मैं बतानी चाह रहा हूं। पहले एक, जैसे इंटीजर आप रिटर्न करते हो, हम अपनी क्लास जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, हम उसको भी रिटर्न कर सकते हैं। एक चीज, अगर मैं कहता हूं कि रिटर्न इंट या उसका वेरिएबल रिटर्न कर रहे हैं, तो अगर मैं रिटर्न करना चाह रहा हूं किसी क्लास का ऑब्जेक्ट, आपको नहीं पता वो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, S1 का ऑब्जेक्ट होगा या S10 का ऑब्जेक्ट होगा, आपको नहीं पता, बट आपको ये पता है कि दिस पॉइंटर ने उसका ऑब्जेक्ट होल्ड किया होगा एड्रेस, तो आप रिटर्न दिस कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि जो भी एड्रेस इस पे है, लाइक अगर स्टूडेंट की रिटर्न टाइप है तो इसने होल्ड किया है किसी एड्रेस को, तो आप दिस के जरिए उसको रिटर्न कर दोगे। रिटर्न दिस करोगे तो वो उसको ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा जिससे ये एस सेट आईडी कॉल हुआ हुआ है। लेट सपोज अगर स्टूडेंट डॉट S2 है और S1 डॉट गेट आईडी हुआ, तो इसने रिटर्न क्या किया, S1 को, S1 के एड्रेस को। ये इसका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद दिस पॉइंटर एज फंक्शन, ये हमने देखा। फिर सेपरेशन ऑफ इंप्लीमेंटेशन विद इंटरफेस का कॉन्सेप्ट है। इसमें ये चीज आती है कि आप अपनी इंप्लीमेंटेशन को अलग करते हो, इंटरफेस को अलग कर देते हो। तो हाउ यू सेपरेट योर इंटरफेस विद इम्प्लीमेंटेशंस, इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम लोगों की इम्प्लीमेंटेशन, लेट सपोज मेरी इम्प्लीमेंटेशन ये है, लेट सपोज ये मेरी इम्प्लीमेंटेशन है, और इसको हम खत्म करते हैं अभी के लिए। अब आप लोग अपनी एक क्लास बनाओ, सब लोग एक क्लास बनाओ अपने इस पे, और जिस तरह से मैंने बनाई है। जब ये क्लास बनाओगे, हमने ये करना है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन अलग करनी है। अभी मेन फंक्शन खत्म कर दो, मेन फंक्शन खत्म कर दिया हमने, और सिर्फ क्लास बनानी है, उसकी ये जो जनरल डेफिनेशन है, और ये नेम स्पेस भी खत्म कर दो, सब खत्म कर दो। बस ये क्लास बनाओ, इसे कंपाइल करो। इसको क्लास बनाओ अभी, बस सिर्फ ये क्लास बनाओ आप लोग।
सर ये दिस पॉइंटर को इनिशियलाइज नहीं कराते? नहीं बेटा, इसको इनिशियलाइज नहीं करना होता, ये ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाता है, ये खुद ही ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ये एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिटली ये पॉइंटर है, दिस कीवर्ड है प्री डिफाइंड कीवर्ड है। जैसे आप करते हो ना, इंट को इनिशियलाइज नहीं करते हैं, हमारे पास एक न्यू भी कीवर्ड है जिससे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हो जाती है। ठीक है, इसका पता है कि ये कोई नया आपने मेमोरी स्पेस बनानी है, तो वो न्यू ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाती है। इस तरह से दिस पॉइंटर जो है ये ऑटोमेटिकली बन जाता है। लेकिन अगर आपने करना हो तो आप इसको खुद से भी कर सकते हो। आप जैसे कांस्टेंट कॉन्स्ट जिस टाइप का आपका पॉइंटर है, आप कह रहे हो मेरा अगर ऑब्जेक्ट है तो कॉन्स्ट स्टूडेंट ओबीजे, जिस तरह से आप बना सकते हो। लेकिन बेसिकली ये ऑटोमेटिकली होता है आपका, बस इसे आप यूज करते हो। ओके सर। अच्छा आप बनाइए, आप लोगों ने बना लिया अपना ये क्लास? सर मैं लैपटॉप पावर ऑन कर रहा था अभी। अच्छा चलो मैं आपको बता देता हूँ। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, अब आप देखो मैं आपके सामने कर रहा हूँ ये एसटीडी सेमीकोलन, और अब हमारे पास ये हमारी क्लास है। और मैं अब क्या कर रहा हूँ ये देखें आप, और इंट में अब आपने इतना काम करना है, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो हमने आउटसाइड ऑफ क्लास देनी है। आउटसाइड ऑफ क्लास का मतलब क्या हुआ? क्लास के बाहर आपने इंप्लीमेंटेशन दो अपनी, जी अपनी इंप्लीमेंटेशन दो आप सारे। ठीक है, और आपने ये इंप्लीमेंटेशन इस तरह देनी है कि ये जो आपका स्टूडेंट डॉट एच फाइल होगी, इसमें आपने अपनी क्लास की इंप्लीमेंटेशन करनी है। अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ शॉर्ट टाइम सेव करने के लिए, कंट्रोल एच, और ये मेरी हेडर फाइल है, इसको मैं ऐसे ही कर लेता हूँ बस। ये इसमें हम कहते हैं गेट नेम का और सेट नेम का फंक्शन है, बस ये सिर्फ मैंने ये क्लास बनाई है, क्लास जो मैं आपको कह रहा हूँ। इसे आप सेव कर लो, सेव करो किस नाम से? मैं इसको हेडर फाइल कहता हूँ, मेरा ये है स्टूडेंट डॉट एच फाइल है, ये मेरी हेडर फाइल है। तो ये मेरी हेडर फाइल मैंने बना दी है। ठीक है, ये मैंने जब स्टूडेंट डॉट एच को बना दिया तो मेरी हेडर फाइल ये कंपाइल हो गई है। इसका मतलब ये है कि मेरी एक क्लास है हेडर की, जिसमें मेरे पास क्या कुछ है, स्टूडेंट की क्लास में एक रोल नंबर है बस, और दो फंक्शंस हैं। उसके बाद मैं एक और नई फाइल बनाता हूं, जिसमें मैं क्या करूंगा, अब मैं उस क्लास की इंप्लीमेंटेशन करूंगा। मैं ये सब कुछ खत्म कर रहा हूं। अब मैं अगर यहां पे लिख रहा हूं मेरी क्लास का नेम, देखें फंक्शन देखें आप क्या है हमारा, ये फंक्शन है वॉइड सेट रोल नंबर। मैं इसको कॉल कर रहा हूं वॉइड, और क्लास का नेम क्या है, स्टूडेंट कॉलन कॉलन सेट रोल नंबर। अब देखना आपने बताना एरर क्या है इसमें, सेट रोल नंबर। और यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल में क्या नेम है, मेरे पास ए रोल नंबर इंटीजर, इंट ए रोल नंबर, और इसके बाद मैं इसकी इंप्लीमेंटेशन दे रहा हूँ। तो अब ये देखो ये मेरे पास एरर आएगा, इसको मैं कहता हूँ मेरी है ये क्लास डॉट सीपीपी। ठीक है, और ये देखो एरर आ गया। अब वो ये कह रहा है कि आपका स्टूडेंट जो है वो डिक्लेयर ही नहीं हुआ हालांकि ये स्टूडेंट जो है मैंने डिक्लेयर किया है, बट मैं उसको नई क्लास के अंदर यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वॉइड स्टूडेंट। बट क्या बात है, वो क्यों नहीं यूज हो रहा है? क्योंकि मेरी हेडर फाइल, लेट सपोज हम लोग यहाँ पे आईओ स्ट्रीम के बगैर, ये मेरी आईओ स्ट्रीम के बगैर मैं सी आउट करता हूँ तो वो भी अलो नहीं करेगा। देखो सी आउट करता हूँ ना, सब कुछ ठीक है, इसका सिंटैक्स ठीक है, बट एरर आएगा। हेडर फाइल भी नहीं है, वो देखो वो ये कह रहा है सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड, स्टूडेंट हैज नॉट बीन डिक्लेयर, ये भी एरर और ये भी एरर, दो एरर आ रहे हैं। जब डिक्लेरेशन का एरर है तो मैं पहले तो इंक्लूड कर दूंगा अपनी हेडर फाइल जो स्टूडेंट की है आईओ स्ट्रीम, वो खत्म हो गया एरर। बट अब जो मैंने अपनी हेडर फाइल बनाई है जिसमें मैंने एक डाटा टाइप बनाई है स्टूडेंट की, तो वो कॉल करनी है मैंने। वो कैसे करूंगा, उसको कॉल करने का तरीका ये है कि हम इंक्लूड करेंगे उसी तरह ही शॉर्ट इंक्लूड, और अब आईओ स्ट्रीम करेंगे
तो इसका मतलब है ये इसकी बिल्ट इन आप हेडर फाइल यूज कर रहे हो जो इसकी लाइब्रेरी में है। हमारी जो करंट डायरेक्टरी है उसमें पड़ी हुई है, जिसपे हम वर्क कर रहे हैं उसमें हमारी पड़ी है, तो हमारा क्या इसका नाम है stu student डॉट एच, ये मेरी हेडर फाइल है। बट इसको मैं ब्रैकेट्स में नहीं लिख रहा, लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के अंदर नहीं लिख रहा। और वो ना लिखने की वजह क्या है, क्योंकि ये इसकी ना डिफॉल्ट डायरेक्टरी है। इसका मतलब कि इसकी डिफॉल्ट डायरेक्टरी में जाओ, वहां पे देखो इनके, इसका मतलब ये है जो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है। सर बट जी जी सर मुझे ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है, तो मैं जा सकता हूँ? हाँ ठीक है, आप ये लेक्चर सुन लीजिएगा रिकॉर्डिंग। ओके सर, थैंक यू। ओके, सो ये देखो अब आप स्टूडेंट डॉट एच जो है इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें अब बता रहा है कंपाइलर को, हम बता रहे हैं कि जो स्टूडेंट डॉट एच फाइल है ये बेसिकली हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में पड़ी हुई है, जिस जिस डायरेक्टरी में मेरी ये टास्क डॉट सीपीपी वाली फाइल है या स्टूडेंट क्लास डॉट सीपीपी वाली फाइल है। देखो क्लास डॉट सीपीपी वाली फाइल जिस डायरेक्टरी में पड़ी हुई है उसी डायरेक्टरी में मेरी हेडर फाइल है। अगर मैं ये कंपाइलर को बताना चाहता हूं तो मैंने कोटेशन मार्क के अंदर लिखना है। और अगर मैं अब कंपाइल करूंगा तो वो देखो उसने मेरा विन अनडिफाइंड, ये क्यों आ रहा है इस तरह से एरर, एक सेकेंड। सी शार्प डॉट एच, तो ये मेरी करंट डायरेक्टरी को तो इसे एग्जीक्यूट करना चाहिए अभी। एक सेकंड बच्चों मैं देख लेता हूँ। void set roll number और सी आउट void student set roll number int, ठीक है। ये आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया आईडी रिटर्न एग्जिट पिन, ये कंपाइलर का इशू आई थिंक दे रहा है, इसको हम देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इसका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे इसकी डिबगिंग में। बट आपने ये कॉन्सेप्ट लेना है कि जैसे ही अगर मैं ये हेडर फाइल अलग की अपनी डॉट एज में मैंने अपनी क्लास की इम्प्लीमेंटेशन दे दी, फिर मैंने सीपीपी फाइल में मैंने उसकी हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिया, स्टूडेंट डॉट एच की हेडर फाइल जो कि मैं अपनी लास्ट स्लाइड में बना चुका हूँ। नेक्स्ट में मैंने जब सीपीपी फाइल को इंक्लूड कर दिया तो मैं किस तरह से उसको करूंगा, स्टूडेंट डॉट एच डबल कोटेशन मार्क के अंदर दूंगा। बाद में मैं उसकी जनरल इंप्लीमेंटेशन जिस तरह से होती है वॉइड स्टूडेंट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर देन सेट रोल नंबर इंट नेम हम इंप्लीमेंटेशन कर देंगे। और फिर हमारे पास एक ड्राइवर प्रोग्राम होगा जिसमें हम स्टूडेंट डॉट एज को कॉल करेंगे और उसमें हमें पता है कि ये हमारा मेन फंक्शन है जिसमें हम इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये बेसिकली इसकी इंप्लीमेंटेशन है। ठीक है, ये देखो स्टूडेंट डॉट मेन में बनाया, और ये अभी वो इसलिए कह रहा है कि आईओ स्ट्रीम, ये जो INCLU ये इसके स्कोप में नहीं है। ये हम ना इंशाल्लाह कल लैब में इसको देखते हैं, ये लैब में ये टास्क को परफॉर्म करेंगे। स्कोप वाला सर नहीं लगाया, स्कोप रेजोल्यूशन ही सर लगाया है शायद। नहीं वो इशू नहीं है, स्टूडेंट डॉट एच देखा ना, अब कंपाइल हो गया, वो स्टूडेंट डॉट एच में मसला था। अब ये देखो क्या हुआ, मैंने अपनी क्लास की इंप्लीमेंटेशन ये दे दी है। अगर मैं ये देखो आप, ये तीन चीजें हैं मेरी, एक मेरी हेडर फाइल है जो मैंने ये ऐड की, दूसरी मेरी क्लास डॉट सीपीपी फाइल है जिसमें मैं अपनी इंप्लीमेंटेशन दे रहा हूँ। आप देख रहे हो इंप्लीमेंटेशन मेरी अलग है, एक वॉइड स्टूडेंट है। इसी तरह से मैं एक और फंक्शन जो है मेरा हेडर फाइल में क्या है, इंट गेट रोल नंबर, इससे भी मैं इंप्लीमेंट कर लेता हूँ। ये देखो इंट गेट रोल नंबर की रिटर्न टाइप है इंट। ये देखो आपने ये अभी टास्क करना है सबने, स्कोप रेजोल्यूशन सॉरी इंट क्लास का नेम है मेरा स्टूडेंट, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर गेट रोल नंबर, और मैं इस पे रिटर्न सिर्फ करूंगा, रिटर्न करूंगा जो मेरे पास रोल नंबर में क्या पड़ा हुआ है, रोल नंबर। ये देखो ठीक है, जब मैं इसको यहाँ पे कंपाइल कर रहा हूँ तो मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा। अब ए स्टूडेंट डॉट करूंगा तो मेरे पास देखो गेट रोल नंबर और सेट रोल नंबर आ रहा है ना। सेट रोल नंबर में अगर मैं 10 लिख देता हूं और इसी तरह से मैं सी आउट करता हूं ए स्टूडेंट डॉट गेट रोल नंबर, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरा इसमें है सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड, तो यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं शॉर्ट इंक्लूड
IO stream st stream और using namespace std सेमीकोलन। तो ये देखो बच्चों, जो मैंने फंक्शनैलिटी परफॉर्म की वो मेरे पास अब कंपाइल, इसमें वो कह रहा है अनडिफाइंड रेफरेंस गेट रोल नंबर, और इसमें हमारे पास कोई रेफरेंस एरर है। लेट्स सी इंट रोल नंबर वॉइड गेट रोल नंबर का, ठीक है। और ये है इंट स्टूडेंट एस कैपिटल आई थिंक, आर ETURN, और अभी भी इसमें कोई एरर है। इसको हम देखेंगे आप क्यों एरर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि एस कैपिटल है और ये भी ठीक है, इसमें रिटर्न टाइप ठीक है, और गेट रोल नंबर सेट रोल नंबर और ये बिल्कुल ठीक है। इसमें आई थिंक स्टूडेंट का एस आई थिंक कैपिटल तो नहीं है, नहीं ये स्मॉल में ही है। एनीवेज हमारा टास्क ये है कि हमने अपना इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन से अलग करना होता है। इसको हम लैब में इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। अभी ये कोई एनवायरनमेंट का इशू है जिसमें वो कह रहा है विन मेन में कोई इशू है, मतलब ये बेसिकली ना मेन की वजह से कोई इशू कह रहा है, वो हम देख लेंगे क्यों ऐसा एरर आ रहा है, लेकिन ये आना नहीं चाहिए था हमारा। अगर मैं इसकी इंटीजर मेन तो हम यहाँ डिफाइन नहीं करते, तो मैं क्यों इसको मेन को डिफाइन करूँ। तो ये देखें आप, हमारा ये ड्राइवर प्रोग्राम, इस सिनेरियो में हमारा जो टास्क डॉट सीपीपी वाला ये हमारा ड्राइवर प्रोग्राम है। दूसरे केस में हमारे पास जो हमारी सीपीपी फाइल है जिसके अंदर हमारी इंप्लीमेंटेशन है बेसिकली, वो हमने बना दी अपनी स्टूडेंट डॉट क्लास डॉट सीपीपी फाइल, और क्लास डॉट सीपीपी फाइल में हमने स्टूडेंट डॉट एज की हमने सिंपल एक अपनी क्लास फाइल बना दी। स्टूडेंट डॉट एज जो है हमारी ये सिंपल क्लास की फाइल है, ठीक है। और क्लास को हमने इंक्लूड कर दिया स्टूडेंट डॉट एज को, उधर से हमने ये इम्प्लीमेंटेशन ले ली इसकी सारी। स्टूडेंट डॉट एज का मतलब है कि अब वो रेफरेंस कर रहा है इस तरफ, ये स्टूडेंट की तरफ देख रहा है। जब आपकी स्टूडेंट की तरफ वो देख रहा है, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, स्टूडेंट डॉट एज में आपने अपनी डेफिनेशन कर दी सारी क्लास की, जो आप क्लास बनाते हो जिसकी बॉडी, वो आपने अलग कर देनी है। फिर सीपीपी में आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर देनी है। ड्राइवर में आपका ये इंटरफेस है, देख लो सिर्फ मेन में आपने उसको कॉल किया हुआ है, ये आपका ड्राइवर प्रोग्राम है। और अगर मैंने इसका ये बनाया था एक सैम्पल प्रोग्राम प्रैक्टिस नाम से, मैं आपको दिखा देता हूँ, और स्टूडेंट नेम से ही था, क्योंकि ये मैं कर चुका हूँ एक दफ़ा, आपकी प्रैक्टिस के लिए कर देते हैं। स्टूडेंट में देखते हैं हम, वॉइड डिस स्टूडेंट, ठीक है ये वाला। इसी तरह से है हमारे पास दूसरा है स्टूडेंट डॉट एज, और ये भी एक स्टूडेंट है, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। अगर ये स्टूडेंट डॉट सीपीपी देखो आप, तो इसमें हमने अपनी स्टूडेंट डॉट एज की हेडर फाइल को इंक्लूड किया, और ये सारे एरर आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये हम कल लैब में करेंगे। मैं जानता हूँ कि अभी कोई इशू है जिस वजह से हमारा ये कंपाइलर एरर दे रहा है, इसको मैं देख लेंगे हम। एनीवेज नेक्स्ट पे है कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस। जिस तरह आप अपने कांस्टेंट डाटा मेंबर बना लेते हो, इस तरह से ही हम अपने कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस को भी बनाते हैं। और ये कांस्टेंट मेंबर फंक्शन क्या होते हैं? बेसिकली ये वो फंक्शन है जिनमें वैल्यूज चेंज नहीं होती। वन टाइम आप उसे लिख देते हो, बाद में वो आपकी फ्यूचर में वैल्यू चेंज नहीं होगी, जिससे हम कहते हैं कि हमारे कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस हैं। और कांस्टेंट की डेफिनेशन किस तरह करते हैं? लेट्स सपोज अगर मैं कांस्टेंट कहूँ तो कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट इंट ID इक्वल्स टू 101, इसे हम कहते हैं ये हमारी कांस्टेंट डिक्लेरेशन है। देख रहे हो, अगर मैं इस ID को ID प्लस प्लस भी करना चाहूंगा तो वो नहीं होगा, ये एरर दे देगा। ठीक है, कि आपकी ID को वो कह रहा है, इसको देखो इंक्रीमेंट, ये आपको अगर एरर इंक्रीमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल ID,
इसका मतलब है कि आप, वो कह रहा है कि आप आईडी को इंक्रीमेंट कर रहे हो जो कि रीड ओनली वेरिएबल है। अगर मैं इसको रीड और राइट बना देता हूं तो मेरा एरर खत्म हो जाएगा कि अब मैं इसको चेंज कर सकता हूं। तो सेम क्या ये हम अपने फंक्शंस को नहीं ऐसे कर सकते, रीड ओनली फंक्शंस, और वो चेक लगा दें कि अगर मेरा कोई फंक्शन है जिसका नाम है गेट सेट नेम या गेट नेम का फंक्शन है जो रिटर्न कर रहा है किसी चीज को, तो मैं ये चाहता हूं कि वो सिर्फ रिटर्न टाइप यूज की हो, वो रिटर्न ही करे, वो चेंज ना करे कुछ। इस तरह की इंप्लीमेंटेशन जब मैं ये करनी चाहूंगा तो मैं कांस्टेंट मेंबर फंक्शन के थ्रू करूंगा। अगर मैं एक मेंबर फंक्शन डिफाइन कर लेता हूं पब्लिक में, जिसको मैं कहता हूं कि ये मेरा मेंबर फंक्शन होना चाहिए जो रिटर्न करेगा बस इंट आईडी, और ये रिटर्न आईडी का फंक्शन है, ठीक है, इंट, और हम कहते हैं गेट आईडी का रिटर्न गेट आईडी, और ये क्या करेगा, सिर्फ गेटर फंक्शन है जो रिटर्न आईडी कर रहा है। क्या ये गलत है? RETU, इसमें आप देखो जब मैंने ये किया तो मेरे फंक्शन को ये पता है कि ये रिटर्न टाइप इसकी इंट है और इसने रिटर्न करना है बस, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे। अगर कोई बंदा गलती से भी अगर इस तरह से कोडिंग कर दी आईडी प्लस प्लस और रिटर्न आईडी कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, कंपाइलर ने एरर नहीं दिया बट उसने आईडी को प्लस कर दिया किसी तरह से भी। चाहे ये गलतियां, हमें पता है कि ये एक मिस्टेक है, आईडी जो भी है उसको ओरिजिनल आईडी दो, मुझे प्लस प्लस ना करो। आईडी में कोई वैल्यू पड़ी हुई है, लेट सपोज 1 है, अब मुझे रिटर्न 2 हो रही है जो कि रॉन्ग है। तो मैं ये किस तरह मेक श्योर करूंगा कि ये चेंज ना हो, ये रीड मुझे पता है सिर्फ रिटर्न होनी है वैल्यू, तो मैं इसे कांस्टेंट बना दूंगा। जब हम अपने मेंबर फंक्शन को कांस्टेंट करेंगे तो उसको करने का तरीका ये है, आप उसके आगे कॉन्स्ट का कीवर्ड लिख देते हो। जब मैं ये कॉन्स्ट का कीवर्ड इसकी पैरेंथेसिस के आगे लिख दिया तो मैं कंपाइल करूंगा तो देखो वो मुझे एरर दे रहा है, एरर आ गया, वो अलाउ ही नहीं कर रहा चेंज। अब मेरे फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगी जब मुझे पता है कि मेरा गेट आईडी का फंक्शन सिर्फ रिटर्न कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा, तो मैं उसे कांस्टेंट फंक्शन बना दूंगा। ये मेरा कांस्टेंट फंक्शन है। ये है बेसिकली कांस्टेंट फंक्शन का कॉन्सेप्ट। जिस तरह कांस्टेंट डाटा मेंबर में आप चेंज नहीं कर सकते, कांस्टेंट जिस तरह ये मेरा कांस्टेंट वेरिएबल है इंट आईडी, इसमें चेंज नहीं कर सकते, हम अपने कांस्टेंट फंक्शन डाटा मेंबर में भी मेंबर फंक्शन को भी इस तरह से बना देते हैं कि उसमें वैल्यू अब चेंज ना हो। अब किसी तरह से भी आईडी प्लस प्लस अलाउ नहीं होगा, इसको खत्म कर दो तो वो इसे अलाउ कर दे, वो कहेगा अब ठीक है, अब मुझे पता है कि आपका जो इस फंक्शन के अंदर किसी भी वेरिएबल की स्टेट चेंज नहीं हो रही। जब वो स्टेट चेंज नहीं होगी इसका मतलब है कि वो आपका कंपाइलर उसे एरर नहीं देगा। एक चीज जो कि ये आपको बताई, कीवर्ड कॉन्स्ट इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ पैरामीटर लिस्ट, और ये आपके पैरामीटर लिस्ट है, ये हमारी पैरामीटर लिस्ट होती है। ओके, नेक्स्ट में क्या, अब इसकी डिफाइन ये मैंने आपको दिखा दिया है, ये इस तरह से आपने इसको डिक्लेयर करना है, ये डिक्लेरेशन है। इसकी डेफिनेशन जब आप करोगे, अगर आपने डेफिनेशन आउटसाइड ऑफ क्लास करनी है, लेट सपोज मैं चाह रहा हूं कि मेरा फंक्शन ये कांस्टेंट आउटसाइड ऑफ क्लास डिफाइन हो, तो क्लास की बॉडी के बाहर डिफाइन जब करना है आपने, तो क्या होगा, रिटर्न टाइप, क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, गेट आईडी, फंक्शन का नेम, उसके पैरामीटर के बाद हमें फिर कॉन्स्ट लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये एरर दे देगा। अब ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट नहीं लिखूंगा, अगर मैं ये कॉन्स्ट नहीं लिखता और मैं अज्यूम करता हूं कि जो मैंने पहले कॉन्स्ट लिख दिया अपनी डेफिनेशन में तो वही चलेगा डिक्लेरेशन में, तो वो एरर दे देगा। देखा, वो कह रहा है कि आपके गेट आईडी के पैरामीटर लिस्ट से पहले के बाद में आपका कांस्टेंट कीवर्ड मिसिंग है, तो आप यहाँ पे कॉन्स्ट लिख दो, ये चल जाएगा। ये प्रैक्टिस आपने करनी है। एक प्रैक्टिस जो क्लास की हमारी इंप्लीमेंटेशन है, इंटरफेस की इंप्लीमेंटेशन से अलग की, ये हम कल लैब में करेंगे। अभी के लिए आपने इस चीज की प्रैक्टिस करनी है क्लास के बाद कि आप अपने डाटा मेंबर को तो नहीं, लेकिन मेंबर फंक्शंस को आप कांस्टेंट किस तरह से डिफाइन करते हो, वो आपने प्रैक्टिस करनी है। और आपने उन मेंबर फंक्शंस को कांस्टेंट करना है जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। आपको पता है कि मेरे रिटर्न फंक्शन जो है जिसमें मैं सेटर फंक्शन से, तो आप अगर किसी सेटर फंक्शन को, लेट सपोज मैं सेटर फंक्शन जिसमें सेट आईडी है उसको कांस्टेंट कर दूंगा, तो वो कोई लॉजिक नहीं बनती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसमें वैल्यू को सेट कर रहा हूँ, कोई वेरिएबल को नई वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, तो वो कांस्टेंट नहीं होंगे। लेकिन जिनमें आपको ये पता है कि मेरे वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो मैं चेंज कर नहीं होगी, वो सेम रहेगी,
सिर्फ रिटर्न कर रहा हूँ डिस्प्ले के पर्पज के लिए, तो आप उसको कांस्टेंट कर दो। तो ये इसकी एग्जांपल देख लें, क्लास, स्टूडेंट, पब्लिक, और ये कॉन्स्ट का कीवर्ड आ गया। तो ये एक तो एग्जांपल है। और दूसरा क्या होता है, कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस कैन नॉट मॉडिफाई द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस दे आर रीड ओनली, एरर ड्यू टू द टाइपिंग आर आल्सो कॉट एट द कंपाइल टाइम। जैसे कि मैंने कांस्टेंट में अगर id प्लस प्लस कर दी तो वो उसको रिटर्न एरर कर देगा। सही है। लाइक इसकी स्टेट चेंज करनी है, अगर मैंने ये जो गेट आईडी है इसकी स्टेट चेंज करनी चाहता हूँ तो वो id प्लस प्लस करेंगे, लेट सपोज ये वाली अलाउ नहीं करेगा, ये इसकी चीज वो कह रहा है। ठीक है, ये आपकी अलाउ नहीं करेगा कंपाइलर आपको। एरर ड्यू टू टाइपिंग, ये मेरी टाइपिंग एरर है, ये मेरा कोई लॉजिक नहीं बनता कि गेट आईडी में मैं आईडी को प्लस प्लस कर रहा हूँ या मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, उसको कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। सो इसमें क्या एरर है, ये क्लास के बाहर, हाँ ये देखो इसमें क्या है, इंट डेट, और ये वाई दिस इज एरर गेट आईडी कांस्टेंट। हाँ देखो ये एरर क्यों आ रहा है, वो कह रहा है गेट आईडी को आपने यहाँ पे कांस्टेंट किया और लेकर मैंने कांस्ट किया नहीं, तो मैं यहाँ पे भी कांस्ट कर देता हूँ, एरर खत्म हो गया। सो नेक्स्ट में ये क्या है, बूलियन में ये एक एग्जांपल है। लेट सपोज के बूलियन की रिटर्न टाइप है ट्रू फॉल्स में इज रोल नंबर, और ये वेरीफाई कर रहा है कि रोल नंबर वाकई ही जो बंदा एंटर कर रहा है, लेट सपोज उसने अगर ये 101 एंटर किया तो वो चेक कर रहा है इज ए रोल नंबर, द वैल्यू ऑफ ए रोल नंबर दैट इज 101 इज रियली इक्वल टू द रोल नंबर दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द क्लास। तो ये जो कंपैरिजन हो रहा है उसका, उसकी बेस पे रिटर्न ट्रू और फॉल्स हो रहा है। तो अज्यूम दैट ड्यू टू सम टाइपिंग एरर कि एक जो है डबल इक्वल, ये किसी वजह से एक रह जाता है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया गया है। देखो तो ये असाइनमेंट हो गई है। अब आपका कंपैरिजन नहीं है, दिस सिंगल इक्वल इज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जैसे ही ये आपकी टाइपिंग एरर हो गई, अब आपकी जो इस रोल नंबर की स्टेट चेंज हो रही है, वो जो पहले कंपैरिजन था अब वो एक असाइनमेंट हो रही है। तो असाइनमेंट वैसे अगर आप इसको कांस्टेंट के बगैर करोगे तो दैट इज अलाउड, ये किसी किस्म का एरर नहीं देगा, क्योंकि असाइनमेंट एक लीगल ऑपरेशन है, तो वो अलाउ कर देगा आपका कंपाइलर। बट द प्रॉब्लम क्या है, आपका लॉजिक चेंज हो गया। अब वो जो रोल नंबर एंटर कर रहे हो वो कंपैरिजन की बजाय असाइनमेंट कर रहा है। तो इसको क्या करेंगे, इसको जब आप कांस्टेंट कर दोगे, जैसे ही आपने इसको कांस्टेंट कर दिया तो कंपाइल टाइम पे आपके पास एरर आ जाएगा। एरर क्या आएगा, वो कहेगा कि यू आर असाइनिंग ए रोल नंबर टू द रोल नंबर, that is not possible in the if you have this defined your member function as a constant member function, तो ये आपको अलाउ नहीं करता ये चीज। दूसरी चीज, डिस्ट्रक्टर्स और कंस्ट्रक्टर को आप कांस्टेंट नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन है किसी क्लास के। किसी भी क्लास के कंस्ट्रक्टर फंक्शंस भी हैं और डिस्ट्रक्टर फंक्शंस भी हैं, दोनों मेंबर फंक्शन होते हैं। बट ये क्या करते हैं, एक तो जो मेमोरी को डीएलोकेट करता है, और एक जो है वो आपकी मेमोरी को, वो आपके वेरिएबल को एक स्टेट देता है। तो दोनों ही इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी वेरिएबल्स की स्टेट को चेंज कर रहे हैं। एक उसकी स्टेट को फ्री कर रहा है ऑक्युपाइड से, जो डिस्ट्रक्टर है, और कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टर क्या, वो आपकी वैल्यू को स्टेबल स्टेट में लेके आता है आपके वेरिएबल्स को। तो इस वजह से अगर आप उनको कांस्टेंट कर दोगे तो वो अपनी फंक्शनैलिटी तो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। सो द कंपाइलर डज नॉट अलाउ द डिस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर टू बी कांस्टेंट, कि आप उन्हें कांस्टेंट कर सको। ये आप देख लें, कंस्ट्रक्टर के साथ भी अगर आप कांस्टेंट कीवर्ड यूज करेंगे तो एरर है, और अगर आप डिस्ट्रक्टर के साथ भी कांस्टेंट का कीवर्ड यूज करेंगे सो द कंपाइलर विल थ्रो एन एरर। और तो कांस्टेंट मेंबर फंक्शन कैन नॉट चेंज डाटा मेंबर, ये आपको पता लग चुका है कि आपके डाटा मेंबर की जो स्टेट है वो कांस्टेंट मेंबर फंक्शन चेंज नहीं करेंगे। एंड द कांस्टेंट मेंबर फंक्शन कैन नॉट एक्सेस नॉन कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस, ये भी अच्छी है। इसमें इसका मतलब क्या है, कोई बच्चा मुझे बताएगा? ये जो लाइन है, पर्टिकुलर लाइन, इसका मुझे मतलब बताओ। कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस कैन नॉट एक्सेस नॉन कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस। सर कांस्टेंट वो जिसकी वैल्यू नहीं चेंज हो सकती,
और जो मेंबर फंक्शन है वो कैसे नॉन कांस्टेंट मेंबर फंक्शन को जो है ना एक्सेस करेगा जब हमने उसकी वैल्यू ही कांस्टेंट में दी है। हाँ, काफी हद तक आपने ठीक बात कही। देखो, मैंने ये कांस्टेंट मेंबर फंक्शन किया, और अगर मैं यहाँ पे आईडी प्लस प्लस नहीं कर रहा, ठीक है, ये अलाउ नहीं कर रहा, बट मैंने एक ऐसा फंक्शन बना दिया, मैंने कहा चलो कंपाइलर को मैं चीट कर देता हूँ, मैं एक ऐसा फंक्शन बनाता हूँ वॉइड INC का। ये देखो आप, मैंने वॉइड इंक्रीमेंट का एक फंक्शन बना दिया, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आईडी को प्लस प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है मेरा void INC का, अगर मैं इसकी क्लास स्टूडेंट से बिलोंग करवा दूं और प्रॉपर लिख दूं, तो ये देखो कंपाइलर ने INC, और ये क्लास में डिफाइन नहीं है मेरा, void INC फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया। INC जो है वो मेरी आईडी को इंक्रीमेंट कर रहा है, तो एक लीगल ऑपरेशन है, देखो आप, लीगल है ना, एरर नहीं है। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि चलो मुझे कांस्टेंट मेंबर फंक्शन किसी तरह से ऐसा कर दें हम, कि हम इसके अंदर एक फंक्शन को कॉल कर लेते हैं जो कि अलाउड है। हम ये कर दें, अगर किधर गया हमारा INC, हम इसको कॉल कर लेते हैं, हम इसके अंदर आके INC को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब INC, तो हम अब INC एग्जीक्यूट होगा, वो इंक्रीमेंट कर देगा। हम ये सोच रहे हैं कि हम खुद नहीं कर रहे फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन तो कहता है मैं अलाउ नहीं करूंगा किसी इंक्रीमेंट को। हमने इधर आईडी प्लस प्लस नहीं की तो कंपाइलर अलाउ नहीं करेगा, हमने इधर अलाउ नहीं की, क्या नहीं की, कंपाइलर एरर देता है। बट हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बना दिया, उस फंक्शन के जरिए आईडी इंक्रीमेंट कर दी और उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया, तो भी कंपाइलर एरर देगा। क्यों एरर देगा? कंपाइलर कह रहा है कि भाई जो आप यहाँ पे आईडी इंक्रीमेंट को कॉल कर रहे हो, ये क्या है, ये आपका कांस्टेंट है। जो ये आपका कांस्टेंट मेंबर फंक्शन किसी नॉन कांस्टेंट मेंबर फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता। इसने इंक्रीमेंट को तब कॉल करनी है जब इसके आगे कांस्टेंट कीवर्ड होगा, और जब ये कांस्टेंट कीवर्ड इंक्रीमेंट के आगे आ गया तो वो भी आईडी को प्लस प्लस नहीं होने देगा। देखो, वो भी आईडी को प्लस प्लस नहीं होने देगा। जब हम इस आईडी के प्लस प्लस को खत्म करेंगे, तो अब देखो, ये भी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा, ये भी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा। अब ये इंक्रीमेंट कंपाइलर को पता है कि अगला जो मेरा नेक्स्ट फंक्शन है जिस इंक्रीमेंट कर रहा हूं वो भी कांस्टेंट है, तो कंपाइलर अब आपको एरर नहीं देगा। उस पर देना चाहिए आर्गुमेंट स्टूडेंट क्वालिफायर। इसमें कोई आर्गुमेंट दिया हुआ है मैंने, ये देखो, ये इसको भी कांस्टेंट करना है हमें। देखो, ये चीज याद रखनी है, अगर इधर कांस्टेंट है देन आपने दोनों तरफ कांस्टेंट करना है, और अब कंपाइलर आपका एरर नहीं देगा। और इसको ना देने की रीजन क्या है? क्योंकि INC दोनों को कांस्टेंट में पता है, कंपाइलर ने जब गेट आईडी को कॉल की, उसको पता है कि अब जो कांस्टेंट फंक्शन है इसने वैल्यू चेंज नहीं करनी, लेकिन अगर कोई नया फंक्शन कॉल हो रहा है, कंपाइलर को ये नहीं पता आगे आप कुछ भी कर रहे हो, बट उसको इतना पता है कि वो भी कांस्टेंट है, तो कंपाइलर मेक श्योर कर लेता है कि अब इसमें भी कंपाइलर जो है वो अलाउ नहीं करेगा फंक्शन को कि वो चेंज करे स्टेट को। तो ये कहते हैं, इसका इस लाइन का मतलब ये है, कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस कैन नॉट एक्सेस नॉन कांस्टेंट मेंबर फंक्शन। तो ये आपने देख लिया, ये जो मेंबर फंक्शन था INC, जब इसको हम नॉन कांस्टेंट कर देते हैं तो ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये INC को जैसे ही नॉन कांस्टेंट किया, इसने इसको एक्सेस नहीं करेगा। तो कांस्टेंट मेंबर फंक्शन कैन नॉट एक्सेस नॉन कांस्टेंट मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास, ये इसका मतलब है। जबकि जैसे ही इसे आप कांस्टेंट कर दोगे तो ये एक्सेस मिल जाएगी। इस लाइन का मतलब ये है, और ये इसकी एग्जांपल है। एक क्लास बना दें आप, और उसके बाद आप एक, ये हमारा उसका कांस्टेंट फंक्शन है, और उसके बाद आप नेम डॉट गेट नेम कर रहे हो, तो गेट नेम जो है ये आपका नॉन कांस्टेंट फंक्शन है, तो एरर आ रहा है। और दूसरा सेट नेम में आप नेम की वैल्यू चेंज कर रहे हो तो वो भी एरर आएगा। ये दो चीजें हैं आपकी। तो आपका इस लेक्चर के रिलेटेड, लेक्चर नंबर 10 के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बच्चे पूछ लो, अदरवाइज हम लेक्चर नंबर 11 की फिर रिवीजन शुरू करते हैं। जी, क्वेश्चंस? सर आज बस हम 10 ही रिवीजन करेंगे, आज 11 भी करना है। आपको 2 लेक्चर्स मैं दे चुका हूँ, आपके 2 लेक्चर्स क्लासरूम में अपलोडेड हैं सर। लेकिन आज 10 बहुत है इतना, सर, बहुत है इतना सर एक बहुत है सर, ये भी काफी काम है सर, कांस्टेंट वगैरह सर, ये जितने भी हैं।
आप इसके लोग लिए भी इसकी काफी प्रैक्टिस करो, आप लोग अभी अपने अपने कंपाइलर पे इसकी प्रैक्टिस करो। हम लोग कल भी इसी मतलब जो हमारी लेक्चर 11 है उसको स्टार्ट करेंगे जी जी लैब में, और उसके साथ साथ फिर हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है सर। और यस अभी सर, आप ये लोग ये जो कांस्टेंट वाला फंक्शन है इसको बना के मुझे दिखाओ कि सर इम्प्लीमेंट करो। यहाँ पे लाइट गई हुई है अभी, तो मैं अभी हम्म। मोबाइल फोन से क्लास ले रहा हूँ सर, जैसी ही आती है तो मैं आपको बना के सेंड कर दूंगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, जितनी प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर करोगे लेंगे वो। सर, हम्म। प्रैक्टिस चलो कर हम लेंगे असाइनमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। असाइनमेंट जो आपको सर। बेटा गिवन है उसमें आपसे ये पूछा गया है कंस्ट्रक्टर्स का। ठीक है, वो ठीक। कंस्ट्रक्टर की है, और उसमें ये है कि जैसे ये स्टूडेंट की क्लास है, अगर मैं इसको आपको दिखाऊं दो चीजें, ये देखो, जैसे ये लेट्स सपोज ये स्टूडेंट की क्लास एक बनाई मैंने आईडी की, ये स्टूडेंट की सिंपल क्लास है, और इसके अंदर मैं एक और क्लास बना देता हूँ। ये कंपोजिशन जो है ना आपकी, जिसे हम कहते हैं एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का रिलेशनशिप क्या होता है मुझे बताओ। सर एग्रीगेशन का रिलेशनशिप वीक होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि वो यूज कर रहे होते हैं क्लासेस। और यस अगर सर। मैं एक क्लास बनाता हूँ मतलब स्टूडेंट के साथ CL क्लास बनाता हूँ लाइब्रेरी की, तो स्टूडेंट के लिए जरूरी तो नहीं है वो लाइब्रेरी जाए, बट वो यूज कर सकता है, ऐसा ही है ना। जी सर ऐसे। ओके। यस सर। तो मैंने एक लाइब्रेरी का ना फंक्शन बना दिया कंस्ट्रक्टर पब्लिक में मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया लाइब्रेरी का। ये असाइनमेंट का आपको हिंट दे रहा हूँ, आपने इसको सॉल्व करना है। जैसे सी आउट मैं कहता हूँ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कॉन्स्ट, कंस्ट्रक्टर है ये, बेसिकली मैंने कॉन्स्ट लिख दिया, ये कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्टर है ये। तो अगर मैं ये चाह रहा हूं कि हमें ये पता है कि ये स्टूडेंट जो है ये लाइब्रेरी जो है इसको यूज करता है, इसका पार्ट नहीं है लाइब्रेरी। मैं आप सारे बच्चे, मुझे नहीं लगता कि अभी तक कुछ स्टूडेंट लाइब्रेरी में गए भी हों, तो आपको उस यूनिवर्सिटी से एक्सपेल तो नहीं किया ना, तो आपने लाइब्रेरी को बस यूज करना है। तो जब हमने इस चीज को इंप्लीमेंट करना है ना, ये एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बन गई लाइब्रेरी की। जैसे ही मैं स्टूडेंट की क्लास में एक लाइब्रेरी का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कोई भी L1 का, लाइब्रेरी का एक L1 ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने। ठीक है, तो कंपाइलर इसको, सॉरी इसमें लाइब्रेरी का स्पेलिंग है LIB, सर जो आपने पब्लिक के अंदर किया वहां पे स्पेलिंग गलत लिखे हैं, बी आता है। ठीक हो गया। लाइब्रेरी डज नॉट नेम अ टाइप। नहीं नहीं, इसमें कोई, फुल नेम सर लिख के चेक करें लाइब्रेरी की, मतलब वो हाँ जी ये रेस कर दें। नहीं नहीं वो नहीं है इसका मसला। तो हो, मैं प्राइवेट के अंदर, गलती ये है कि मैं प्राइवेट के उसके अंदर अंदर, कर रहे हैं, प्राइवेट के बाहर ही कर रहा हूँ। प्राइवेट के अंदर कर रहे हैं, ठीक ठीक। ये मुझे लगता है लाइब्रेरी की स्पेलिंग गलत है, मैंने कुछ डिफाइन की है। LIBRARY, लाइब्रेरी L। ये मेरी इसकी क्लास है, इसकी पब्लिक, और ये प्राइवेट में इसके लाइब्रेरी कंस्ट्रक्टर है। ओके ओके, स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर तो बनाया ही नहीं हुआ मैंने। ये मैंने एक स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर बना दिया अपना। ठीक है, ये मेरा स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर है जिसमें मैंने कहा सी आउट कर दिया हमने स्टूडेंट कॉन्स्ट। ये मेरा स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर आ गया, और ये मेरा प्रोग्राम चल गया। इसको मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, और ये मेरा लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्टर है। और अगर मैं इस क्लास के अंदर लाइब्रेरी को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पहले लाइब्रेरी होगी तो फिर क्लास स्टूडेंट बनेगा ना। ठीक है, और यहाँ पे मैं लाइब्रेरी का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, लाइब्रेरी का एक ऑब्जेक्ट, लाइब्रेरी का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इसका नाम है L1। और अब मैंने इसको कंपाइल किया। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैंने सबसे पहले एक लाइब्रेरी बना दी कि ये मेरी लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती है कोई यूनिवर्सिटी की।
अब जैसे ही स्टूडेंट कोई बनेगा तो उसको लाइब्रेरी का एक्सेस मिल जाता है कि नहीं? ये देखो ना, जैसे हमें पता है कि जब स्टूडेंट बनेगा उसको एक लाइब्रेरी का एक्सेस मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैंने यस क्या सर। किया, मैंने जैसे ही मुझे पता है कि स्टूडेंट बना, तो मैंने उसका एक पार्ट बना दिया कि स्टूडेंट जो है वो लाइब्रेरी को यूज करेगा। तो मैंने ये कर दिया कि लाइब्रेरी L1 कोई भी स्टूडेंट यूज करेगा, ठीक है, L1। और जब मुझे, अब ये स्टूडेंट देखो, अब मैंने इसको कंपाइल किया, इसने एरर नहीं दिया, लेकिन अब मैं अपने मेन फंक्शन में एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, स्टूडेंट का एक ओबीजे बना दिया। देखो बच्चों, जब मैंने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया तो सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? देखो ना, स्टूडेंट का, स्टूडेंट की स्टूडेंट क्लास में सारे आई, होगा। नहीं नहीं, जी सर। स्टूडेंट की क्लास आई, जी स्टूडेंट की क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनने से पहले पहले एक लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट बन गया, देख रहे हो, लाइब्रेरी L1। जी जी। उसके बाद है ना ये कंस्ट्रक्टर, उसके बाद कॉल होगा। हमने ये देखो, प्राइवेट में सबसे पहले हमने उसके डाटा मेंबर में बता दिया है लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल कर दो। जैसे ही लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो स्टूडेंट के बनने के साथ उसको एक्सेस मिल जाएगी, किसकी? लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी की। तो इसी तरह से अगर ये देखो, अब मैं एक्सेस इसको कंपाइल करके करते हैं, तो सबसे पहले देखो लाइब्रेरी कंस्ट्रक्टर, स्टूडेंट को लाइब्रेरी की एक्सेस मिल गई, साथ ही स्टूडेंट बन गया, दो चीजें कॉल हो गई। और इसी तरह से अगर लेट्स सपोज यूजिंग का रिलेशनशिप ये होता है कि अगर मैं ये लाइब्रेरी को खत्म भी कर देता हूँ ना, देखो हम कहते हैं फॉर द टाइम बीइंग लाइब्रेरी खत्म कर दो, लाइब्रेरी खत्म कर दोगे तो वो रिलेशनशिप खत्म नहीं हुआ, आपकी क्लास चलती रही है, स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है। स्टूडेंट के लिए जरूरी नहीं है कि वो लाइब्रेरी में जाए, अदरवाइज तो वो कंपोजिशन का रिलेशनशिप हो जाता है। ये तो स्टूडेंट लाइब्रेरी यूज कर रहा है, ये स्टूडेंट ने लाइब्रेरी यूज कर ली, ये स्टूडेंट ने लाइब्रेरी यूज नहीं की। समझ आ रही है? इसे कहते हैं यूजिंग का रिलेशनशिप, एग्रीगेशन। ठीक है सर। एग्रीगेशन में मैंने आपको बताया था एक क्लास यूज कर रही होती है। लेट्स सपोज, अगर मैंने जो आपको एग्जांपल दिया असाइनमेंट में कि हमारे पास क्या है, ग्रोसरी की कोई शॉप है, एक शॉप है ग्रोसरी की, ग्रॉस मैंने उसका नाम रख दिया, लेकिन ग्रोसरी की शॉप यूज क्या कर रही है, वो उसके पास मिल्क भी है, मिल्क भी है, उसके पास चॉकलेट भी है, उसके पास ब्रेड भी है। अब आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि ये जो ग्रोसरी है, अगर उसे मिल्क खत्म भी हो जाएगी तो वो ग्रोसरी की शॉप तो रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। यस तो सर। इसका मतलब यह है कि आपका एग्रीगेशन का रिलेशनशिप है ये। तो जब आपने एग्रीगेशन को इंप्लीमेंट करना है तो आपने इस तरह से कि जब आपने ये ग्रोसरी की क्लास बना दी, बाकी क्लासेस जितनी भी हैं वो आप यहाँ पे एज यूज करोगे। इधर अगर यहाँ पे मेरे पास ग्रोसरी की क्लास है वो उसको यूज कर लेगी, अगर उसने नहीं यूज करना तो वो ना करे, वो उस पे है। क्लियर हुआ? ये आपकी असाइनमेंट है, इस तरह से आपने उसके कंस्ट्रक्टर कॉल करने हैं। अगर मैं असाइनमेंट 2 दिखा दूं आपको, ये देखो, ये देखो इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले देखो, आपके पास सबसे पहले मेन क्लास है लाइक योर यूनिवर्सिटी, ग्रोसर होम, बाद में ये फ्रूट, ग्रोसरी स्टोर और डेयरी स्टोर, ये तीन चीजें हैं जो यूज कर रही हैं। ये आप देख रहे हो, ये एग्रीगेशन है कि एप्पल, ग्रेप्स एंड गुआवा, ये तीनों जो है ये तीनों यूज कर रहा है फ्रूट स्टोर। अगर ग्रेप्स खत्म भी हो जाएंगे तो फ्रूट स्टोर रहेगा। इसी तरह से जैसे ये मैंने कहा ये लाइब्रेरी है, अगर ये आपका एप्पल हो, लेट्स सपोज ये मैं कहता हूँ ये एप्पल है, क्लास एक एप्पल की है, और ये मेरी क्लास किसकी है, स्टोर है, जिसको मैं कहता हूँ स्टोर, फ्रूट स्टोर। और अगर ये एप्पल एप्पल को यूज करे, तो ये मैं एप्पल कह देता हूँ, ये एप्पल का कंस्ट्रक्टर है। तो देखो, और ये मेरा बेसिकली एप्पल, ये स्टूडेंट का, स्टूडेंट ही है, ठीक है, इसमें क्या मसला है, स्टोर, अच्छा ये स्टोर का ऑब्जेक्ट है ना, ये स्टोर हो गया। अब ये देखो, ये देखो अब स्टोर, अभी भी कोई एरर आएगा कि नहीं? हाँ, स्टूडेंट आ गया। ये देखो स्टोर का मैंने जब ऑब्जेक्ट बनाया STORE, तो उसने स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। इसको अगर मैं कहूँ ये स्टोर का कंस्ट्रक्टर कर दो आप, नेमिंग कन्वेंशन के लिहाज से स्टोर का कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये देखो, ये लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्टर देखे उसने क्यों बनाया हुआ है, ये एप्पल का बेसिकली, वो देखें, एप्पल कंस्ट्रक्टर, स्टोर कंस्ट्रक्टर। अब इसका मतलब है कि ये स्टोर है वो एप्पल को यूज कर रहा है।
अगर तो एप्पल खत्म हो जाते हैं मेरे स्टोर में, एप्पल खत्म हो गए हैं, लेट्स सपोज एप्पल खत्म हो गए हैं, एप्पल फिनिश हो गई, क्वांटिटी खत्म हो गई है, अब स्टोर में तो स्टोर रहेगा, मेरा स्टोर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन एप्पल खत्म हो गए हैं। लेकिन अगर एप्पल दोबारा से मेरे स्टोर में आ गए हैं तो एप्पल एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो स्टोर बनने से पहले पहले मेरे पास एप्पल आ चुके हैं। जैसे मेरा स्टोर बना, जैसे मेरा ये मैंने उस स्टोर का ऑब्जेक्ट बनाया, इस स्टोर ने देखा कि मेरे पास अवेलेबल कौन कौन सी चीजें हैं, स्टोर में आया, स्टोर के पास एप्पल भी है। इसी तरह से स्टोर के पास हम कह सकते हैं कोई और चीज भी हो सकती है, लेट्स सपोज स्टोर के पास मिल्क भी है, ठीक है, हम कहते हैं M1 कोई मिल्क है स्टोर के पास, तो जब वो M1 को कॉल करोगे तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी क्लास बना दो, क्लास बनाओ मिल्क की। जब मिल्क की क्लास बनाई आपने, तो आपने यहाँ पे पब्लिक में डिफाइन कर दो मिल्क, और मिल्क को बता दो मेरे पास पड़ा क्या हुआ है, सी आउट कर दो मिल्क। ये आपकी असाइनमेंट का मैं आइडिया दे रहा हूँ, आपने इस तरह से सॉल्व, ये लो मिल्क आ गया। जब मेरे पास मिल्क है तो M1 जब जैसे ही बना तो मेरे पास अब मिल्क भी अवेलेबल है। ये देखो, अब मेरे स्टोर में एप्पल भी है और मिल्क भी है। अगर मैं इसको एप्पल कंस्ट्रक्टर खत्म कर दूं आपकी सहूलत के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये असाइनमेंट आपने ऐसे करनी है, एप्पल और मिल्क कर दिया, तो जैसे ही मेरा स्टोर बना, स्टोर कंस्ट्रक्ट हुआ, मुझे पता है कि मेरे पास एप्पल भी है और मेरे स्टोर में मिल्क भी पड़े हुए हैं। बट व्हाट इफ कि मैं, मेरे पास मिल्क खत्म हो गया, एप्पल की क्लास यूज कर रही है, एप्पल ये यूजिंग एग्रीगेशन यूज कर रही है इन ऑब्जेक्ट्स को, एप्पल खत्म हो गए, एप्पल खत्म कर दो, लेकिन बाकी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी, बाकी क्लास मिल्क अवेलेबल है तो स्टोर पड़ा हुआ है मेरा। इसे कहते हैं, ये हमारा है एग्रीगेशन का रिलेशनशिप। तो ये मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी असाइनमेंट में इसे प्रॉपर अंडरस्टैंड करो और उसको इंप्लीमेंट करो सब बच्चे। ठीक है तो सर जी। आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं और इंशाल्लाह ताला कल लैब में मिलते हैं। लैब में हम लोग अपने लेक्चर की डिस्कशन भी करेंगे और फर्दर जो है वो हम लोग अपनी इसी को आगे लेके चलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, अटेंडेंस लगा दो अपनी। अल्लाह हाफिज। ठीक है सर जी, अल्लाह हाफिज।